हेलो बच्चों, नमस्कार। 12th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 10 है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के बीच में एक वक्र पूरा यहाँ पर आपको बताया गया था। उसमें आपको उसके निष्कर्ष ध्यान रखने थे। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ मैं एक एक निष्कर्ष जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला जो आपको सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, सबसे स्थायी तत्व फेरस 56 होता है। प्रकृति में सबसे ज्यादा स्थायी तत्व होता है फेरस 56, जिसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान होता है 8.75 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। ठीक है। सेकंड आपको ध्यान रखना है कि जो हल्के नाभिक होते हैं, हल्के नाभिक इन द सेंस जिनकी द्रव्यमान संख्या 20 से कम हो, ठीक है बेटा, ए की वैल्यू 20 से कम होती है, उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान अपेक्षाकृत इससे बहुत ज्यादा कम होता है। इसी के बाद तीसरा, जो भारी नाभिक होते हैं, भारी नाभिक जैसे यूरेनियम हुआ, रेडियोएक्टिव एलिमेंट हुआ, उनका भी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान इनसे कम होता है। यानी वक्र जब आपने देखा होगा इस तरह से स्टार्ट होता था 1.03 से, अचानक बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर थोड़ा सा बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, और इस तरह से यहाँ पर मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या पर लगभग नियत रहता है, यहाँ ज्यादा अंतर नहीं आता है। ठीक है। और इसके बाद ही थोड़ा थोड़ा घटना स्टार्ट कर देता है। इस तरह से वक्र होता है। इसे कहा जाता है मध्यवर्ती, ये मीडियम है, मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या वाले। तो यहाँ पर तो ये लगभग नियत रहता है, और इसमें जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है फेरस 56 का। तो इससे जो हल्के होते हैं उनकी भी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान अपेक्षाकृत कम होता है, और जो इससे भारी होते हैं उसकी भी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान इसके अपेक्षाकृत कम होता है। तो बेटा यहाँ पर दो अभिक्रियाएं आपके सिलेबस में है जो आप आगे चल के पढ़ेंगे भी सही। एक नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन किसे कहा जाता है? जब दो हल्के नाभिक, यहाँ पर जो मिलेंगे 1s2 इस तरह से, जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक जुड़कर भारी नाभिक बन जाएंगे, उसे कहा जाएगा नाभिकीय संलयन। और विखंडन कहा जाता है कि भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिक में बनना। अब ऐसा होता क्यों है? तो प्रकृति में कोई भी तत्व हो वो स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है, यानी वो स्थायी होना चाहता है। सब अपनी स्टेबिलिटी ढूंढते हैं। यहां पर जो तत्व है वो है अनस्टेबल, और यहां पर भी जो तत्व है वो है अनस्टेबल। तो बेटा ये जुड़कर थोड़ा भारी बनना चाहते हैं ताकि इनके अंदर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान बढ़ जाए और ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। इसी तरह से जो भारी नाभिक होते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट, वो टूटकर हल्के नाभिक में आ जाए ताकि उनके अंदर भी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो ये आपको थोड़ी थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी थी। आपको समरी के रूप में मैंने समझा दिया। सबसे ज्यादा स्थायी होता है Fe56, जिसकी वैल्यू होती है 8.75 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ये पर न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है। ज्यादातर प्रश्न यही पूछा जाता है। अब अगला जो टॉपिक है वो है, आपको मैंने नाभिकीय बल पढ़ाया था एक दिन, ठीक है। आज उसके लक्षण और देख लेते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहां लिखा देता हूं मैं, वो एक टॉपिक छूटा हुआ था। तो आज का टॉपिक है बेटा नाभिकीय बलों के विशिष्ट लक्षण। सबसे पहले टॉपिक लिखेंगे यहां पर, नाभिकीय बलों के विशिष्ट लक्षण, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, विशिष्ट अभिलक्षण। नाभिकीय बल के बारे में आपको पता ही है बेटा, थोड़ा सा रिवाइज भी करा देता हूं मैं। ये परमाणु है, इस परमाणु में ये छोटा सा स्थान है, यहाँ पर नाभिक है। इस नाभिक के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन होंगे और बहुत सारे न्यूट्रॉन होंगे। केवल आवर्त सारणी में 1h1 ही ऐसा होता है जिसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, लेकिन इसके अलावा सब में प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो इस नाभिक के अंदर यहाँ पर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश है और न्यूट्रॉन ये आवेश रहित है। इस छोटे से भाग में बहुत सारे प्रोटॉन और बहुत सारे न्यूट्रॉन हैं। तो हम जानते हैं कि अगर दो प्रोटॉन होंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये दूर हटने की कोशिश करेगा लेकिन हटता नहीं है। क्यों नहीं हटता है?
क्योंकि यहाँ पर इससे एक बड़ा बल, ये तो कौन सा बल हो गया, ये हो गया कूलॉम का विद्युत बल, F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन इस बल से भी बहुत बड़ा बल है जो इसको बांधे रखता है, उसे कहा जाता है नाभिकीय बल। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने लिटरेट कर दिया। अब इसके लक्षण लिखेंगे। तो बेटा देखिए, इसका पहला जो इसका अभिलक्षण है वो है, दो तीन मैं कोई भी चीज लिखाता हूं तो ज्यादातर मेरी हैबिट है मैं आपको पॉइंट्स के रूप में लिखाता हूं, ताकि उससे याद करना बड़ा इजी रहता है बेटा, पॉइंट्स के रूप में। तो पहला इसका लक्षण है नाभिकीय बल। आप पूरा पैराग्राफ याद करो, उससे बढ़िया आप पॉइंट्स के रूप में याद करो, तो पॉइंट्स ज्यादा याद हो जाते हैं। नाभिकीय बल आकर्षण प्रकृति का होता है। पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि नाभिकीय बल किस प्रकृति का होता है, ये आकर्षण प्रकृति का होता है। यहाँ पर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण लग रहा था, लेकिन नाभिकीय बल आकर्षण लग रहा है, प्रकृति का होता है, और यहाँ पर इसको कैंसिल कर देगा। अब मैं इसको समझाऊंगा भी सही। नाभिकीय बल आकर्षण प्रकृति का होता है, जो नाभिकीय कणों को बांधे रखता है, जो नाभिकीय कणों को बांधे रखता है। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि इस नाभिक के अंदर एक दो प्रोटॉन है, ठीक है बेटा, इस तरह से इन दोनों प्रोटॉनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो सपोज दैट कि 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, 1000 न्यूटन से ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा बल है ये है विद्युत बल। ठीक है, ये विद्युत बल लग रहा है यहाँ पर, ये F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लेकिन इनके अंदर एक और बल लगेगा आकर्षण का, वो कौन सा बल है, वो है नाभिकीय बल। और वो बल, उसकी कैपेसिटी यहाँ पर 1000 लग रहा है, और मान लेते हैं ये 1 लाख न्यूटन। ठीक है ना, 1 लाख न्यूटन, 1 लाख न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि आकर्षण ज्यादा है जबकि प्रतिकर्षण कम है, तो क्या होगा बेटा, ये कहीं नहीं जाएंगे, इनकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। 1 लाख इस 1000 न्यूटन को कैंसिल कर देगा, बचेगा यहाँ पर 99,900 न्यूटन अभी भी यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा। ये एक एग्जांपल था जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विद्युत बल यहाँ पर सपोज दैट कि 1000 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन जो बांधे रख रहा है, जिसके आकर्षण है, वो यहाँ पर ज्यादा है, तो उसी की चलेगी। यहाँ पर बात समझ गए होंगे आप। तो पहला पॉइंट है नाभिकीय बल आकर्षण प्रकृति का होता है, जो नाभिकीय कणों को बांधे रखता है। मैंने जब ये पढ़ाया था तब आपको लिखाया भी था कि ये प्रबल बल होता है, बोला भी था बेटा ये बाहुबली होता है। सेकंड जो पॉइंट है वो देखिए, नाभिकीय बल आवेश अनाश्रित होता है। आवेश अनाश्रित का मतलब क्या है, आवेश अनाश्रित, आवेश अनाश्रित का मतलब है कि चार्ज पे डज नॉट डिपेंड है ये। ठीक है ना, आवेश अनाश्रित, आवेश पर निर्भर नहीं होता। नाभिकीय बल आवेश अनाश्रित होता है, यह केवल नाभिकीय कणों के मध्य प्रभावी होता है। नाभिकीय कणों के मध्य इफेक्टिव प्रभावी होता है, नाभिकीय कणों के मध्य प्रभावी होता है। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब क्या हुआ, नाभिकीय कणों के मध्य प्रभावी होता है, अर्थात यह प्रोटॉन डैश प्रोटॉन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आता है, यह प्रोटॉन डैश प्रोटॉन, प्रोटॉन डैश न्यूट्रॉन व न्यूट्रॉन डैश न्यूट्रॉन के मध्य एक समान परिमाण का लगता है। अब सेकंड पॉइंट को समझाता हूं मैं आपको। देखिए,
आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है, विद्युत बल दो आवेशों के बीच में लगता है, चुंबकीय बल दो चुंबकों के बीच में अर्थात दो ध्रुव सामर्थ्य के बीच में लगता है। नाभिकीय बल किन किन के बीच में लगता है? तो यहां लिखा है नाभिकीय बल आवेश अनाश्रित होता है अर्थात आवेश पर डिपेंड नहीं करता, यह नाभिकीय कणों के मध्य प्रभावी होता है। तो बेटा नाभिक के अंदर तो प्रोटॉन भी है, जैसे मान लीजिए यहां पर ये हमने 4 प्रोटॉन बना दिए, ठीक है, और इसमें हमने 3 न्यूट्रॉन भी बना दिए। तो नाभिकीय बल नाभिकीय कणों के बीच में लगता है, यानी इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन के बीच में भी आकर्षण होगा, इस प्रोटॉन और इस न्यूट्रॉन के बीच में भी आकर्षण होगा, और इस न्यूट्रॉन और इस न्यूट्रॉन के बीच में भी आकर्षण होगा, यानी यहाँ पर सब आपस में आकर्षण से बंधे हुए हैं। इतना सारा आकर्षण होगा तो ये कहीं नहीं जाएगा, ये अपने घर में ही रहेगा, इसमें किसी की ताकत नहीं होगी जो इनको अलग कर देगा, ठीक है। यानी ये आवेश पर डिपेंड नहीं करता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी आकर्षण लगता है, प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो इनके बीच में भी लगता है, और न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन पे भी यहाँ पर नाभिकीय बल लगता है। तो ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ पर न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं है तो बल नहीं लगेगा, वो होता है विद्युत बल में, क्योंकि वहां पर चार्ज आता है K Q1 Q2/r²। हालांकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बस केवल थ्योरेटिकल बातें हैं मुझे आपको ध्यान रखनी है। तो पहली बात नाभिकीय बल आकर्षण प्रकृति का होता है, दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है नाभिकीय बल आवेश अनाश्रित होता है, ये प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 के बीच में भी लगता है। और गजब की बात है कि परिमाण भी एक समान होता है। तीसरा पॉइंट देखिए बेटा, 4 पॉइंट दिखाऊंगा मैं इसमें। थर्ड पॉइंट है नाभिकीय बलों की परास की डिस्कशन करते हैं। नाभिकीय बलों की परास, नाभिकीय बलों की परास अत्यंत अल्प होती है, अत्यंत अल्प होती है। नाभिकीय बलों की जो परास होती है, परास का मतलब होता है कितनी रेंज तक लगता है। जैसे आप परास को ऐसे समझ सकते हो कि एक क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और टीचर पढ़ा रहे हैं, तो टीचर की आवाज कहां तक पहुंच पा रही है, लास्ट बेंच तक पहुंच पा रही है या केवल फर्स्ट बेंच तक ही पहुंच पा रही है, तो ये इसकी परास पर डिपेंड करेगा। भाषण में कहीं ना कहीं जाके तो आवाज जाना बंद हो जाएगा, यानी इसकी परास उतनी ही है। मान लीजिए 10 मीटर के बाद उसकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो यानी कि इसकी आवाज की जो परास है, रेंज है, वो कहां तक है बेटा, 10 मीटर तक ही है। तो यहाँ पर भी यही है, नाभिकीय बलों की परास अत्यंत अल्प होती है, इसकी जो रेंज है वो बहुत कम होती है। आगे लिखते हैं इसकी कितनी होती है, तो बेटा कंप्लीट कर लेते हैं। यह बल नाभिकीय त्रिज्या, यह बल नाभिकीय त्रिज्या, नाभिकीय त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है ना। यह बल नाभिकीय त्रिज्या की कोटि की दूरी, की कोटि की दूरी तक ही प्रभावी होता है, तक ही प्रभावी होता है। क्लियर बेटा। लास्ट पॉइंट देख लीजिए, चौथा पॉइंट, यह प्रकृति में पाए जाने वाले, यह प्रकृति में पाए जाने वाले, यह प्रकृति में पाए जाने वाले सभी बलों में, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह प्रकृति में पाए जाने वाले सभी बलों में सबसे अधिक प्रबल होता है, इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, प्रबल होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 पॉइंट थे बेटा। यहाँ पर आपका प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी कंप्लीट हुआ, और यहाँ पर ये नाभिकीय बल भी आपका कंप्लीट हुआ। नाभिकीय बल में जो आपको बातें ध्यान रखनी थी वही 4 पॉइंट में भी आपको ध्यान रखना है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, नाभिकीय बल आकर्षण प्रकृति का होता है। दूसरी बात, नाभिकीय बल आवेश अनाश्रित होता है, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगेगा, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, नाभिकीय बलों की परास बहुत कम होती है,
10⁻⁻15 मीटर तो इसकी त्रिज्या होती है। इससे भी छोटी दूरी यानी कि अंदर ही लगता है, नाभिक के अंदर ही लगता है, नाभिक के बाहर लगता ही नहीं है। यह प्रकृति में पाए जाने वाले सभी बलों में सबसे अधिक प्रबल होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब अगला जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है रेडियो एक्टिविटी। ये आप केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना, ये आप 12th क्लास में केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी हो सकता है आपने अभी पढ़ा नहीं हो, तो आप यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। आप हेडिंग डाल लीजिएगा पूरा, रेडियो एक्टिवता, ठीक है। इंग्लिश में कहा जाता है इसको रेडियो एक्टिविटी पूरा। इसको पार्ट बी भी बोल सकते हो आप। जैसे अभी तक हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो गया, आपको शुरुआत में बताया गया था ये चैप्टर 3 पार्ट में 3 भागों में बटा हुआ है। इसका पहला जो पोर्शन था वो इंट्रोडक्शन था, जिसमें हम नाभिक के आकार, नाभिक की साइज, नाभिक के घनत्व के बारे में डिस्कस करते हैं। समस्थानिक किसे कहा जाता है, संभारिक किसे कहा जाता है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कैसे निकालते हैं, आइंस्टीन की थ्योरी के अकॉर्डिंगली उसकी एनर्जी किस तरह से निकाली जाती है, एमयू क्या होता है, वो सब चीजें वहां पर इंट्रोडक्शन पोर्शन पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें है। रेडियो एक्टिवता कहा जाए तो ये बिल्कुल एक अलग ही कंसेप्ट है जो आपको अच्छे से समझना है। पूरी बात आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन भी बताऊंगा, उसके बाद डेरिवेशन बताऊंगा, और उसके बाद न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे। आप अगर इसका डेरिवेशन समझ गए तो आप 90% चीजें इसकी समझ जाएंगे। डेरिवेशन का पोर्शन तो वैसे कल स्टार्ट होगा, आज केवल थ्योरेटिकल बात दिखाऊंगा मैं आपको। तो बेटा आप देखिएगा इसको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थ्योरेटिकल बात लिखता हूँ। भारी नाभिकों, भारी नाभिक मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये एस ब्लॉक के एलिमेंटों की बात कर रहा हूं मैं। भारी नाभिकों में यह गजब का गुण पाया जाता है। गजब का तो हालांकि लिखूंगा नहीं मैं, लेकिन आपको बता रहा हूं ये गजब का गुण पाया जाता है। क्या गजब का गुण? कि वो लगातार अपने में से अल्फा बीटा गामा को उत्सर्जित करते रहते हैं। तो भारी नाभिकों में यह गुण, गुण का मतलब प्रॉपर्टी हो गई, यह गुण पाया जाता है, यह गुण पाया जाता है कि यह लिखेंगे कि यह कुछ अदृश्य विकिरणों, कुछ अदृश्य विकिरणों जिन्हें अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा कहते हैं, ठीक है, जिन्हें अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा कहते हैं, को लगातार उत्सर्जित करते रहते हैं, को लगातार उत्सर्जित करते रहते हैं। क्या लिखा है मैंने पहली बात, उसको अच्छे से समझिए। भारी नाभिकों में, यानी आपने जो वक्र बनाया था उसमें इस तरह से था और ये ऐसे वक्र यहाँ गिर गया था। तो यहाँ पर जो नाभिक मिल रहे थे उनमें ऐसा गुण पाया जाता है कि वो लगातार अल्फा बीटा गामा को उत्सर्जित कर रहे हैं। एक बात सोच के देखिए कि किसी नाभिक में से अगर कुछ लगातार बाहर निकलता रहेगा, लगातार बाहर निकलता रहेगा, तो बेटा उसका द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा? उसका द्रव्यमान निश्चित तौर पे उसका द्रव्यमान लगातार घटता चला जाएगा। लगातार घटता चला जाएगा तो वो कहाँ जा रहा है? वो पीछे जा रहा है मध्यवर्ती द्रव्यमान, यानी वो स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, क्योंकि इधर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अभी तो स्टेबिलिटी गिर जाती है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर पीछे जाएगा तो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। तो भारी नाभिकों में ये गजब का गुण पाया जाता है कि वह कुछ अदृश्य विकिरणों, यहाँ पर रेडिएशन है, विकिरण ये हमें नजर नहीं आता है, ठीक है ना, कुछ अदृश्य विकिरणों जिन्हें अल्फा बीटा गामा किरण कहते हैं। इसको कभी कण भी कहा जाएगा, कभी किरण भी कहा जाएगा। इस लॉजिक को भी मैं आपको समझाऊंगा समय आने पर। तो अल्फा बीटा गामा को लगातार उत्सर्जित करते रहते हैं। आगे इस बात को कंप्लीट करेंगे। इस गुण को क्या कहा जाता है? इस गुण को ही कहा जाता है जो हम पढ़ रहे हैं रेडियो एक्टिवता, उसे भी करते रहते हैं। नाभिकों के इस गुण को, नाभिकों के इस गुण को, प्रॉपर्टी, इस गुण को ही रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिवता कहा जाता है। नाभिकों के इस गुण को ही रेडियो एक्टिवता कहा जाता है। तथा जो नाभिक इस गुण को, आपको ये थ्योरी बिल्कुल समझ में आनी चाहिए तभी आप आगे बढ़ पाओगे, इसलिए मैं बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं आपको, कोई जल्दबाजी नहीं है।
समय पर्याप्त है हमारे पास में। ठीक है, तो आप पूरा इसको समझ समझ के पढ़ेंगे बेटा, आगे बिल्कुल भगना नहीं है। आप ये वीडियो को आगे स्किप कर दें, ऐसा बिल्कुल गलती ना करें। भारी नाभिकों में गुण पाया जाता है कि कुछ अदृश्य विकिरणों जिन्हें अल्फा बीटा गामा कहते हैं को लगातार उत्सर्जित करते रहते हैं। तो नाभिकों के इस गुण को कहा जाता है रेडियो एक्टिवता। तथा जो नाभिक इस गुण को प्रदर्शित करते हैं, जो नाभिक इस गुण को प्रदर्शित करते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव नाभिक का उन्हें रेडियो एक्टिव कहा जाता है, उन्हें रेडियो एक्टिव नाभिक कहा जाता है। ठीक है, उन्हें रेडियो एक्टिव नाभिक कहा जाता है। तो आप बात समझ गए। ठीक है, इंग्लिश में कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और रेडियो एक्टिविटी किसे कहा जाएगा? रेडियो एक्टिविटी तो यहाँ पर एक गुण है। कौन सा गुण है? देखिए बेटा, शुरुआत से पढ़ते हैं। भारी नाभिकों में गुण पाया जाता है कि वह कुछ अदृश्य विकिरणों जिन्हें अल्फा बीटा गामा कहते हैं को लगातार उत्सर्जित करते रहते हैं। नाभिकों के इस गुण को, जैसे मैं बोल रहा हूं तो बोलना क्या हो गया, ये गुण है। ठीक है, देखना भी एक गुण है, सूंघना भी एक गुण है। तो ये तो हमारे गुण हो गए। ठीक है, तो बेटा गुण है यहाँ पर रेडियो एक्टिवता। और जो नाभिक इस गुण को प्रदर्शित करते हैं तो उन नाभिकों को, सपोज कीजिए कि हमारे पास में 5 अलग अलग नाभिक है, 1 2 3 4 5, इनको नाम दे दिया A B C D E। इनमें से केवल ये B C और E, कौन कौन से बेटा? B से अल्फा बीटा गामा निकल रहा है, C से भी निकल रहा है अल्फा बीटा गामा, और E से भी निकल रहा है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये निकलना जो है ये तो हो गया रेडियो एक्टिवता। और B C और E को क्या कहा जाएगा? अब इसे कहा जाएगा, आपसे कहा जाएगा चूज कीजिए कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो जो इस गुण को प्रदर्शित करे उन्हें कहा जाएगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सो दैट A और D यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे एक और बात लिखता हूँ मैं आप। अब दो साइंटिस्ट आए, एक नहीं, यहाँ पर 2 साइंटिस्ट आए। उन दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट दिया। उसके एक्सपेरिमेंट के आधार पे यहाँ पर आगे की जितनी भी हम गणित पढ़ेंगे वो उनके एक्सपेरिमेंट के आधार पे पढ़ेंगे। साइंटिस्ट था बेटा, एक से तो आप परिचित हैं, दूसरा नया साइंटिस्ट है, हो सकता है कुछ बच्चे दूसरे से भी परिचित हो। तो देखिए रदरफोर्ड। ठीक है, पहला साइंटिस्ट था रदरफोर्ड। पूरा एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है रदरफोर्ड डैश सोडी। ठीक है, ये तारक मेहता के वाला सोडी नहीं है, रोशन सिंह सोडी। ठीक है ना, ये अलग सोडी है। तो देखिए रदरफोर्ड सोडी ने, अलग अलग साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने अपना प्रयोग दिया था। तो उसके प्रयोग के आधार पर इसका नाम रख दिया गया रदरफोर्ड सोडी का चरघातांकी का नियम। तो ये कल पढ़ेंगे हालांकि, लेकिन अभी मैं केवल इसकी थ्योरेटिकल बात दिखा रहा हूं। रदरफोर्ड सोडी ने रेडियो एक्टिव नाभिकों का अध्ययन, रेडियो एक्टिव नाभिकों का अध्ययन करके यह बताया कि रेडियो एक्टिवता, उसने नाभिकों का अध्ययन करा और क्या बात बताई कि रेडियो एक्टिवता ताप दाब रासायनिक अभिक्रिया रिएक्शन। ठीक है, ताप दाब रासायनिक अभिक्रिया पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोबारा ध्यान दीजिए। 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करा था, उनके नाम के आधार पे इसके एक्सपेरिमेंट को आगे पहचाना भी जाएगा। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा जाएगा। रदरफोर्ड सोडी का चरघातांकी क्षय का नियम लिखिए, नियम आपको लिखाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अभी आप केवल इसको ध्यान दीजिए। तो 2 साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड सोडी, उन्होंने प्रयोग करके ये बताया, उन्होंने रेडियो एक्टिव नाभिकों पर अध्ययन किया। तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो ये गुण होता है रेडियो एक्टिवता, ये ताप पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आप यूरेनियम लो और उसको गर्म कर दो और देखो कि अल्फा निकल रहा है बीटा निकल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ना उसके दाब पे आपने उसको दबा दिया निकलने लग जाए, ऐसा भी नहीं होगा। और ये रासायनिक अभिक्रिया पर भी निर्भर नहीं करता। फिर निर्भर किस पे करता है वो आगे की बात। तो देखिए बेटा, अभिक्रिया पर निर्भर नहीं करता, यह नाभिक का एक विशिष्ट गुण है।
स्पेशल प्रॉपर्टी है, यह नाभिक का विशिष्ट गुण है। वह किसी भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वह किसी भी रेडियो एक्टिव, वह किसी भी रेडियो एक्टिव नाभिक के विघटन, विघटन का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा, ये लगातार इसका द्रव्यमान तो कम होगा ही होगा। द्रव्यमान क्यों कम होगा? क्योंकि अल्फा को बाहर निकाल रहा है, बीटा को बाहर निकाल रहा है, गामा को बाहर निकाल रहा है। तो विघटन का मतलब होता है खर्च होना, कम होना, घटना। आप समझ गए होंगे। तो किसी भी, आप यहां तक देखिए, यह नाभिक का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। और किसी भी रेडियो एक्टिव नाभिक के विघटन की दर, विघटन की दर उस समय, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय उपस्थित सक्रिय, हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए तो इसके बारे एक बार लिखा देता हूं, समझा मैं दूंगा आपको, इसलिए आप तसल्ली रखिएगा, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। नाभिक के विघटन की दर उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या, सक्रिय नाभिकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है बेटा, तो देखिए ये तो हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट। एक बार आप इस पूरे थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यहां से ही स्टार्ट करेंगे, मतलब हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो यहां से रहेगा। किसी भी रेडियो एक्टिव नाभिक के विघटन की दर, मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं, विघटन की दर, ठीक है, उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या। दो बातें देखिए यहां पर, विघटन की दर यानी खर्च होने की दर, कितना खर्च हो रहा है, तो उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। लास्ट में एक बात और लिख देता हूं, अर्थात यहां से, अर्थात विघटन की दर प्रोपोर्शनल सक्रिय नाभिकों की संख्या। और यह स्पेशल है कि उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती, इसको अंडरलाइन करना है। तो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो यहां तक लिख लीजिएगा। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको यहां से आगे बताऊंगा, इसमें एक नियम भी आएगा और इसका मतलब भी आपको समझाऊंगा, पूरा एक डायग्राम बना के समझाऊंगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यहां से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।